ओके स्टूडेंट्स, अभी इस नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। इस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन में हमारे पास किस तरह के हो सकते हैं? दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारे पास एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन में भी क्या होता है, दो तरह के सॉल्यूशन लिखे जा सकते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कौन सा होता है? जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे लिखता हूँ, इसमें हमारे पास जनरल सॉल्यूशन कौन सा होता है? नंबर 1 जनरल सॉल्यूशन। इसमें हमारे पास क्या होता है? अ सॉल्यूशन इन विच अ solution in which the number of arbitrary constants is equal to the order of difference equation. The order of difference equation। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। तो इनके हमने सिर्फ सिंपली सॉल्व करना है डिफरेंस इक्वेशन को। इसमें कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, इसको डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और जो उसका सोल्यूशन आएगा उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे, तो उससे हमारे पास जो आएगा उसको हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट होगा हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन, नेक्स्ट है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसमें हमारे पास क्या होगा? अ सॉल्यूशन विच इज a solution which is obtained from the general solution by assigning particular values to the arbitrary constant। ठीक है, by assigning particular values, यानी कि पर्टिकुलर वैल्यूज़ हमें असाइन करनी होती हैं आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स को। और वो कैसे असाइन की जाती हैं वो हम देखेंगे जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं यूजिंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, इस तरह से करके उनको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और इससे हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा उसमें हम आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे इनको यूज़ करते हुए। और जो सोल्यूशन आएगा उसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा, सारे के सारे कांस्टेंट क्या होंगे? एक नॉर्मल हमारे पास कोई रियल नंबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अभी करते हैं। अच्छा, सोल्यूशन हमारे पास हो गया। अब लीनियर डिफरेंस इक्वेशन कौन सी होगी? अच्छा, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन को मैं अलग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा यहाँ पर। लीनियर डिफरेंस इक्वेशन बस इतना याद रखने, ऐसी डिफरेंस इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y की सारी डिग्रीज क्या हो? 1 हो। ठीक है, तो हम यहाँ सॉल्व करना शुरू करने लगेंगे कि जो है हमारे पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन और फिर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। तो पहले होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन में सॉल्व करना शुरू करूँगा, उसके सारे केसेस पढ़ते हैं। ठीक है, और हर केसेस की एक एक एग्जांपल भी करेंगे ताकि केस भी क्लियर हो जाए और एक एग्जांपल के जरिए। तो पहले देखते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन कैसी होगी।
होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे पूरा नहीं आएगा तो नेक्स्ट लाइन लिख देता हूँ इसको मैं। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन ऐसी फॉर्म की हो जैसे हमारे पास लिखा हो कि ए नॉट, ठीक है, इसको लिख देते हैं पहले इस तरह से, ए नॉट ई टू द पावर के। ठीक है, ये हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ए नॉट के प्लस ए वन ई टू द पावर के माइनस वन प्लस सो ऑन ए एन इंटू वाई एन। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू ज़ीरो। अब लीनियर डिफरेंस इक्वेशन से हमें पता लग गया यहाँ पर वाई एन जो भी होगा इन सब की डिग्री क्या होगी, सारे वाई एन की डिग्री क्या होगी, वन होगी। ठीक है, लीनियर होगी बिकॉज लीनियर है। और दूसरी बात क्या है यहाँ पर, अगर होमोजीनियस की बात करूँगा तो होमोजीनियस के यहाँ पर ये फंक्शन जो भी होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, होमोजीनियस की ये पहचान है। यहाँ पर फंक्शन जब ज़ीरो होगा, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में सिमिलरली यहाँ पे राइट साइड पे हमारा फंक्शन क्या होगा, ज़ीरो होगा, कोई फंक्शन नहीं होगा, तो हमारे पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन कहलाएगी। अब इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या करते हैं, इसको पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या बन जाएगी हमारे पास, ए नॉट वाई के बगैर इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन बोला जाता है इसको, मतलब वाई के अलावा हम लिखेंगे ए नॉट एम टू द पावर के। ठीक है, एम एक हमारे पास क्या होगा, उसको हम यूज़ करते हुए एम के रूट्स, मतलब कि इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे। ए नॉट एम टू द पावर के प्लस ए वन एम टू द पावर के माइनस वन प्लस सो ऑन ए एन एम टू द पावर, और यहाँ पर एम टू द पावर ज़ीरो होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है ए एन। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर इसको आप देखेंगे एक इक्वेशन बन गई इन दी फॉर्म ऑफ एम। ठीक है, एक वेरिएबल इसमें एम है और एम की कोई डिग्री क्या हो रही है, डिक्रीजिंग हो गई है, डिक्रीजिंग पावर में लिखा हुआ है इसको। यानी अगर फॉर एग्जांपल के मेरे पास अगर 2 है तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, के इक्वल टू 3 है तो ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। और ऐसी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास इनके रूट्स आएंगे कुछ ना कुछ। तो रूट्स हमारे पास डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट्स रियल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ठीक है, या पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं, या रियल के मतलब ज़्यादा हो सकते हैं। उनकी अब केस की बात करते हैं कि रूट्स हमारे पास किस टाइप के आ सकते हैं। ठीक है, नंबर वन केस हमारे पास वन होगा, केस वन, कि अगर सारे रूट्स इसके क्या हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और उसके रूट्स क्या आ जाए, इफ़ जो भी एम आए हमारे पास, एम वन एम टू एंड सो ऑन एम के। ठीक है, ये क्या हो, आर रियल हो, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो। अगर ये रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो इनका जो है सॉल्यूशन किस फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको बताते हैं अभी। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन।
तो इसको हम लिखेंगे y1 इक्वल टू c1 m1 टू द पावर n प्लस c2 m2 टू द पावर n प्लस so on ck mk टू द पावर n। ठीक है, तब हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, हमने पहले रूट्स फाइंड करने हैं, तो हमेशा डिफरेंस इक्वेशन से पहले क्या निकालना है, हमने उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद उसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स फाइंड करने हैं, अगर रूट्स रियल हों और डिस्टिंक्ट हों। ठीक है, रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, रियल हों और अलग अलग हों, रिपीट ना हो रहे हों, तो उसका केस हमारे पास ये वाला बनेगा। अब इसकी एक एग्जाम्पल करता हूँ, फिर केस नंबर 2 कराऊंगा, उसकी एग्जाम्पल करूँगा, फिर केस नंबर 3 करेंगे, उसकी एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, केस नंबर 1 की एग्जाम्पल में लिखता हूँ यहाँ पर, ये हो गई हमारे पास सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन। क्वेश्चन है आपके पास सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन yn plus 2 yn plus 2 minus 2 y to the power n plus 1, सॉरी y to the power बोलना है उसको। इन सब स्क्रिप्ट नोटेशन के अंदर आपको डिफरेंस इक्वेशन गिवन है yn plus 2 minus 2 yn plus 1 minus 8 yn इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन का सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको मैं पहले शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में लिखता हूँ। तो शिफ्ट ऑपरेटर के फॉर्म में लिखने का तरीका कार क्या है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि ये जो अगर लिखा हुआ है yn plus 2, इसको मैं शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ n plus 2, मतलब कि अगर yn को मैं 2 यूनिट्स शिफ्ट कर दूँ तो मेरे पास yn plus 2 आया है। इट्स मीन कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ e to the power 2, शिफ्ट ऑपरेटर की पावर 2, और इसको अगर मैं yn पे अप्लाई करूँ तो मेरे पास ये आएगा yn plus 2। ठीक है, इसकी शिफ्ट ऑपरेटर की जो भी पावर होती है वो 2 यूनिट्स इंक्रीज कर देगी। 2 यूनिट्स है तो अगर पावर 2 है, पावर 3 है तो yn plus 3 हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से शिफ्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट इजीली इसको कर देंगे। तो मैंने इसको लिख दिया ई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे yn माइनस 2 ई टू द पावर, यहाँ n plus 1 है तो पावर 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, ई टू द पावर 1 और yn। ठीक है, माइनस 8 yn, ये ऑलरेडी n ही लिखा हुआ है। अब इन सब में से yn को एज ए कॉमन अगर लिखें यहाँ पर हम, तो क्या हो जाएगा, ताकि हम ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी फाइंड कर सकें। तो इसको इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन के अंदर लिखेंगे यहाँ पर ई स्क्वायर माइनस 2e माइनस 8 इंटू yn इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आपने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब m के अगर हम रूट्स फाइंड कर लें यहाँ पर, तो m के रूट्स फाइंड करना आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। यहाँ पे है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैं इसके ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करूँगा इसके रूट्स फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये स्टेप्स आपको शो करना लाजमी नहीं, बिकॉज इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपका लेवल है डिफरेंस इक्वेशन पढ़ने का। तो इसमें आप डायरेक्टली बता सकते हैं इसके रूट्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, यूजिंग कैलकुलेटर, यूजिंग मतलब अलग से रफ वर्क में सॉल्व करें और यहाँ पर बता दें कि m हमारे पास क्या आ रहा है, m1 क्या आ रहा है और m2 क्या आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं m1 एंड m2। m इक्वल टू मेरे पास आ रहा है m1 एंड m2 आर m1 इक्वल टू एक रूट इसका आ रहा है, यूजिंग कैलकुलेटर मैंने इसको सॉल्व किया है, m1 इक्वल टू माइनस 2 एंड m2 इक्वल टू 4। ठीक है,
अब m1 इक्वल टू -2 एंड m2 इक्वल टू 4। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, लिखा कैसे जाएगा, उसको अब लिख के देखते हैं। तो जब भी रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो कैसे लिखे जाएंगे, yn इक्वल टू c1 m1 क्या था -2 टू द पावर n प्लस c2 m टू द पावर m2 क्या है हमारे पास 4 था, 4 टू द पावर n। और ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं केस नंबर 2 की तरफ। तो एक सिंपल से मैंने एग्जांपल के जरिए आपको केस समझा दिए। अब केस नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2, अगर कैसे रूट्स हों, इफ़ टू रूट्स इक्वल हों, कोई से भी अगर दो रूट्स इक्वल हों, ठीक है, या तो हम सिंपली मैं बोलता हूँ अगर के रूट्स इक्वल हैं, इफ़ के रूट्स आर इक्वल, इफ़ अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास, चलें अगर थ्री रूट्स इक्वल हैं, पहले थ्री से एग्जांपल शुरू करता हूँ आपको। इफ़ थ्री रूट्स आर इक्वल, फर्ज करें थ्री रूट्स इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल हैं और रियल भी हैं, ये भी याद रखना है। तो क्या होगा हमारे पास, वाई एन कैसे लिखा जाएगा, वाई एन इक्वल टू c1 प्लस c2 n प्लस c3 n स्क्वायर इंटू, ये तीन रूट्स इक्वल बताए मैंने, और ये हो गया m1, ठीक है, टू द पावर n। क्योंकि तीनों रूट्स इक्वल है तो आपने सिर्फ m1 लिखना है, क्योंकि तीनों के तीनों रूट्स इक्वल होने की वजह से, और बाकी इस तरह से इसको लिख दिया। और प्लस आगे जो रूट्स आपके चलेंगे c4 m4 टू द पावर n प्लस सो ऑन, ठीक है, सी के एम के, तो सी के एम के टू द पावर n, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अगर के रूट्स इस तरह से इक्वल हो जाए तो क्या होगा, सबके सब आपने लिख देने एक ही फॉर्म के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल के रूट्स अगर इक्वल हो तो वाई एन मेरे पास कैसे लिखा जाएगा, c1 प्लस c2n प्लस c3 n स्क्वायर प्लस सो ऑन सी के n पावर के -1, ठीक है, इंटू m1 टू द पावर k, m1 टू द पावर n, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल करते हैं एक, जिसमें रूट्स हमारे पास क्या हो, रियल और इक्वल हो, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन yn प्लस 3 प्लस yn प्लस 2 माइनस 8 yn प्लस 1, ठीक है, और माइनस 12 yn इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं इसको ई की फॉर्म में लिखता हूँ, इनकी शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म के अंदर। तो शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म के अंदर कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी ई क्यूब, ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा सारी चीज़ें, ई क्यूब प्लस ई स्क्वायर माइनस 8, ठीक है, ई एन प्लस 1 होने की वजह से सिर्फ ई आएगा, माइनस 12 ई टू द पावर 0 है लास्ट वाला, तो वाई एन हो गया इक्वल टू 0। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब इससे बनेगी इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे इसकी, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो सिंपली हमने सिर्फ और सिर्फ इसको m की फॉर्म में लिख देना है, इसको m क्यूब प्लस m स्क्वायर
-8m-12 = 0। ठीक है, अब ये क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन को फाइंड इसके रूट्स फाइंड करने के लिए आपने लगानी है यहाँ पर पहले सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, और उसके बाद इसको बन जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करने के बाद इसको आपने फिर सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीजन आई होप कि आपको आती होगी। और इसके बाद फिर अगर आपसे ये इस तरह से नहीं भी होती तो मैंने कैलकुलेटर के ऊपर वीडियो अपलोड की हुई है कि क्यूबिक इक्वेशन को कैलकुलेटर के जरिए कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप वहाँ से देखेंगे कैलकुलेटर के जरिए इसको इजीली डायरेक्टली सॉल्व कर लें, तो इसके आपके रूट्स आ जाएंगे। तो आफ्टर फाइंडिंग द रूट्स यूजिंग कैलकुलेटर आई एम राइटिंग द रूट्स हेयर। m इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 एंड 3, यानी कि m1 मेरे पास क्या आया -2, m2 क्या आया -2 एंड m3 क्या आया 3 आया। तो जब रूट्स क्या हों, इक्वल हों और रियल हों तो कैसे लिखे जाएंगे। अब इसका सोल्यूशन लिखता हूँ मैं यहाँ पर, yn इक्वल टू c1 प्लस c2 n। ठीक है, अगर एक और रूट्स रिपीटेड होता तो प्लस c3 n स्क्वायर हो जाता n, और ये हो गया m1 m2 सेम सिमिलर हैं तो एक ही लिखा जाएगा, -2 टू द पावर n एंड प्लस जो रूट 3 है वो m3 अलग है, तो c3 m3 हमारे पास क्या है, दैट इज़ 3, तो 3 टू द पावर n। सो दिस इज़ आवर आंसर। बस इतना से काम करना है इसमें। ठीक है, अब केस 3 की बात करता हूँ जहाँ पे हमारे पास रूट्स अगर क्या आ जाएँ, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएँ। ठीक है, तो उसमें देखते हैं कैसा हो सकता है हमारे पास। इफ़ m1 एंड m2 हमारे पास जब भी आएंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स, आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, यानी कि एक a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर रूट्स आ जाएं, इफ़ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, केस नंबर 3, केस 3 रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर आए हमारे पास तो वो कॉन्जुगेट की फॉर्म में होंगे, यानी कि a प्लस, यानी कि ए अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, इस फॉर्म में होंगे जब भी रूट्स आएंगे। तो इनका सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, इनके लिए हमारे पास सिंपली क्या करना है, आपने yn लिखना है, yn इक्वल टू गैमा टू द पावर n। ठीक है, इंटू a1 कॉस n थीटा प्लस a2 साइन n थीटा। ठीक है, टू द पावर n, ये नोटेशन इसकी फॉर्म में मिलके किस तरह से आती है, अल्फ़ा मतलब कि अगर आप इसको रूट्स को इन दी फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कैसे लिखते हैं, इसके लिए हमारे पास होता है कि मैथमेटिकल मेथड में आपने पढ़ा होगा, इसका कन्वर्ट करना, तो आपने कन्वर्ट नहीं करना, आपने सिंपली बस इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे इसका कन्वर्जन का मेथड होता है कि जिस तरह से अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स इस फॉर्म में लिखें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म के अंदर, तो उसको एक और रिप्रेजेंटेशन होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, उसको इस तरह से लिखा जाता है। तो आपने क्या कर लेना है, इसको बस y n इक्वल टू गैमा n इंटू a1 कॉस n थीटा प्लस a2 साइन n थीटा। a1 और a2 क्या है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं, और इसके अलावा गैमा क्या है, गैमा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर, ये इसके बराबर होगा। इसका आपने इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। और थीटा कैसे निकाला जाएगा, थीटा भी आप निकाल सकते हैं, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फ़ा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। पहले आप थीटा निकालें, गैमा निकालें, थीटा निकालें, और फिर वाई एन के अंदर पुट कर दें। तो मैं इसकी इक्वेशन की एक एग्जांपल करवाता हूँ इस तरह की रूट्स की, जिसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हों। ठीक है, इक्वेशन है हमारे पास, सॉल्व y n+2
प्लस 16yn इक्वल टू 0। अब इससे हमारे पास रूट्स कैसे आएंगे, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। पहले इसकी बना लें ज़रा, शिफ्ट ऑपरेटर की नोटेशन में इसको लिखें ज़रा। तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर एन प्लस 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, इंटू वाई एन इक्वल टू 0। यहाँ से बनेगी इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, एम स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस माइनस 4 आयोटा, ठीक है। अब प्लस माइनस 4 आयोटा, इट्स मीन इसका रियल पार्ट क्या है, इस वक्त 0 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू m इक्वल टू अल्फा, अच्छा अल्फा नहीं उसमें 0 लिखें, रियल पार्ट का 0 प्लस माइनस 4 आयोटा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है। तो इट्स मीन मुझे पहले सबसे इसमें क्या निकालना है, गैमा निकालना है। तो गैमा मेरे पास क्या आ जाएगा, गैमा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 ही आएगा, ठीक है। और अगर थीटा की बात करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, थीटा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ थीटा निकाल देता हूँ, टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या होता है, इमेजनरी पार्ट, 4 डिवाइड बाय 0। तो टेन इन्फिनिटी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब क्या है, एंगल हमारे पास थीटा क्या होगा, π/2 होगा। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4 अपॉन 0, इट्स मीन थीटा इक्वल टू π/2। तो सिंपली मेरे पास क्या होगा, n π/2, अच्छा π/2 लिख देता हूँ यहाँ पर पहले मैं। अब इसकी नोटेशन कैसी है, केस नंबर 3 में, ठीक है। ये थीटा है मेरे पास, थीटा मैंने निकाल लिया, गैमा निकाल लिया। अब इस फॉर्म में इसको लिखता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये वाई एन इक्वल टू 4 टू द पावर n, ठीक है, a cos n थीटा, थीटा हमारे पास क्या है π/2, n π/2 प्लस b cos और b sin n π/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह से हमने इसके तीनों केसेस को स्टडी कर लिया और तीनों केसेस की हमने एग्जांपल कर ली, और होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर मुकम्मल हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसको स्टडी कर लेते हैं आफ्टर दिस लेक्चर।